जेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। प्राइमरी जो सेक्स आर्गन होगा मेल के केस में टेस्टिस हो जाएगा, जबकि फीमेल के केस में जो प्राइमरी सेक्स आर्गन हो जाएगा ओवरी हो जाएगा। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ाया था टेस्टिस और ओवरी के बारे में, दोनों हमने बताया था। क्योंकि जो मेल में जो टेस्टिस होगा वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और फीमेल में जो ओवरी होगा उससे ओवम का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि स्पर्म और ओवम दोनों क्या होते हैं, गैमीट होते हैं, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। अब हम यहाँ पर स्पेशली हम पहले मेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जब चलता है कि इमेच्योर मेल जर्म सेल होगा, इसे हम दूसरा नाम हो जाएगा स्पर्मेटोगोनिया। और यही इमेच्योर मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो घटना स्टार्ट होती है वो प्यूबर्टी के समय होता है। और मेल के केस में जो प्यूबर्टी का जो एज होता है वो 13 ईयर होता है, उसी के दौरान ही स्पर्मेटोजेनेसिस बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम 13 साल होते हैं हमारे शरीर में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रक्चर एक बार हम आपको दिखा दे रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इसके बाद तब आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। जो स्ट्रक्चर होता है जैसे मेल के केस में हम देख रहे हैं, मेल के केस में ये हो जाएगा जब प्यूबर्टी 13 ईयर में मेल के केस में होगा। और यहाँ पर बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया, ये सब स्पर्मेटोगोनिया है। अब एक सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया हो गया, और स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया हो गया, और स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगा। माइटोसिस के द्वारा इनकी जो संख्या होगा स्पर्मेटोगोनिया का बढ़ेगा। बहुत सारे जब डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन करे, बहुत सारे इनका स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे बन जाएंगे। और यही एक स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। क्योंकि जब माइटोसिस हो जाएगा अब वही स्पर्मेटोगोनिया का नाम रख उठेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा। और यही एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा, इसका क्रोमोसोम नंबर 46 होता है। और यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा, इसमें फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा, इसे हम रिडक्शन डिवीजन कहेंगे। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, इससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। और यही जो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा, 1 से 2 बना, अब यही एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एक हो गया और दूसरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एक होगा। अब यही एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब सेकंड म्यूटिक डिवीजन होगा, सेकंड म्यूटिक डिवीजन मतलब एज ए माइटोसिस होगा, इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते हैं। जितना क्रोमोसोम नंबर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा उतना ही क्रोमोसोम नंबर स्पर्मेटिड का भी होगा। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटिड में चेंज होगा, और उसी प्रकार जब 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। और स्पर्मेटिड का भी क्रोमोसोम नंबर 23 होता है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का भी क्रोमोसोम नंबर 23 होता है। अब वही जब स्पर्मेटिड का जब डिफ्रेंसिएशन होगा तो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम आपको थ्योरी बताते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर था। इस फिगर से आपको पूरा दिखेगा हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो सेमिफेरस जो ट्यूब्यूल होगा उसके इनसाइड जो दीवार होता है उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया नाम का सेल पाया जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होगा इसे सिंगुलर नंबर स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे। एक सेमिफेरस ट्यूब्यूल के वाल के अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा। और यही जो स्पर्मेटोगोनिया होगा इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन के नाते इनका अपनी संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ाते हैं। जब इनका संख्या बढ़ेगा तो प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होते हैं और इनमें 46 नंबर क्रोमोसोम होंगे। कुछ ऐसे स्पर्मेटोगोनिया को हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो इसे कुछ हम स्पर्मेटोगोनिया को हम नाम रखेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा। अब यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, पीरियोडिकली मियोसिस होगा। जब मियोसिस होगा, क्योंकि आप पता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड 2 होते हैं, और यही प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट होगा इसमें जब फर्स्ट मियोसिस डिवीजन जब कंप्लीट होता है, या फर्स्ट मियोसिस डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन कहेंगे। जब ये कंप्लीट होगा, क्योंकि फर्स्ट मियोसिस दौरान क्रोमोसोम का नंबर हाल्फ हो जाता है,
इससे क्या होगा, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनेंगे और ये 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल को हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। अब यही सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट होगा इसका क्रोमोसोम नंबर 23 होगा। अब यही जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा इसमें सेकंड मियोसिस डिवीजन होगा और सेकंड मियोसिस जो डिवीजन होगा एज ए माइटोसिस होगा, इसमें क्रोमोसोम नंबर कोई चेंज नहीं होता है। इससे क्या होगा, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कि जो स्पर्मेटिड होगा इसका क्रोमोसोम नंबर अभी हमने बताया था 23 होगा। स्पर्मेटिड का क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब यही जो स्पर्मेटिड होगा जाके स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो स्पर्मेटिड होगा यही स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यही स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में जब ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो स्पर्मेटिड होगा यही जो स्पर्मेटिड होगा स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्मेटिड स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ में चेंज होगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। और स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म का जो हेड होगा और जाके सर्टोली सेल के अंदर घुस जाएगा। जब सर्टोली सेल के अंदर जाके घुस जाएगा, अब क्योंकि सर्टोली सेल नारिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, वहाँ स्पर्म को नारिश प्रोवाइड होता रहेगा सर्टोली सेल के द्वारा। अब यही जो स्पर्म होगा उनको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहेंगे। अब सेमनीफेरस जैसे ट्यूब्यूल होगा, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब ऐसे स्पर्म को ऐसे रिलीज कर दिया जाएगा, इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहेंगे। अब एक बार मैं आपको अभी थ्योरी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जो थ्योरी हमने बता दी, यहाँ पर थोड़ा सा फिगर मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्पर्मेटोगोनियम हो गया और यहाँ पर सर्टोली सेल है, क्योंकि यही स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड में चेंज होगा और यही स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाएगा। अभी हमने बताया था पूरा डिटेल। अब कहते कि जो प्यूबर्टी का जो एज होगा वो कितना साल का होता है, क्योंकि जो 13 ईयर में कोई मेल हो कोई लड़का हो, 30 साल में वो प्यूबर्टी स्टेज आता है और प्यूबर्टी स्टेज के दौरान ही स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। जब हम जन्म लेते हैं तो वहाँ स्पर्म हमारे जन्म के दौरान हमारा स्पर्म नहीं बनता है। जब हमारा एज 13 ईयर हो जाएगा या 12 ईयर 13 ईयर प्यूबर्टी एज माना जाता है, उसी एज में क्या होगा, स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। और स्पर्म क्यों स्टार्ट होता है, स्पर्म बनना क्यों स्टार्ट हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस क्यों स्टार्ट होता है, इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज कर दिया जाएगा जिसका नाम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होगा। यही GnRH हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और इसका जैसे लेवल बढ़ेगा, GnRH के जैसे लेवल बढ़ता जाएगा और GnRH जब लेवल बढ़ेगा और यही GnRH जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा। जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा ये जाके, और इससे 2 गोनेडोट्रोपिन का सिक्रीशन का स्टिमुलेट होगा। 2 गोनेडोट्रोपिन जैसे LH हो जाएगा और दूसरा FSH हो जाएगा। LH को हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहेंगे और FS को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहेंगे। अब LH का काम ही होता है, LH बाबू साहब कहते हैं कि LH को हम LH लीडिंग सेल में काम करता है। L फॉर LH और L फॉर लीडिंग सेल, ट्रिक याद करिए, दोनों में ये वर्ड मैच कर रहा है। LH लीडिंग सेल पे काम करता है और स्टिमुलेट और सिंथेसिस करता है और सिक्रीशन करता है एंड्रोजन के सिंथेसिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। अब और यही जो एंड्रोजन होंगे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। अब यही एंड्रोजन। और जो FSH होगा, FSH ये फॉर FSH और यहाँ पर एक वर्ड लगा यस, और यहाँ पर देखिए यस वर्ड लिखा है। FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल, यहाँ पर देखिए यस है, इसलिए आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। FSH ऐड करता है सर्टोली सेल पे, ऐड करेगा। जब सर्टोली सेल पे ऐड करेगा, अब यही सर्टोली सेल होगा, कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करवाएगा या सिक्रीशन करवाएगा जिससे स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। क्योंकि स्पर्मियोजेनेसिस अभी हम पहले बता चुके हैं स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है।
अब हम आपको स्पर्म के बारे में बताते हैं। स्पर्म कैसा दिखता है हमें, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है, एक स्पर्म के हम पहले फिगर हम आपको बताते हैं। जो फिगर होता है स्पर्म का, यहाँ पर ये टेल है और यहाँ पर मिडिल वाले जो पोर्शन में ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी का सोर्स होगा जिससे स्पर्म स्विमिंग करते हैं। ये मिडिल पीस के अंदर मा फॉर मिडिल पीस, मा फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, आप ट्रिक याद करेंगे, मा फॉर मिडिल पीस, मा फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। एक नेक रीजन होगा और न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल होगा क्योंकि हेड रीजन में पाया जाएगा, एक्रोसोम हेड में पाए जाएंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी, क्योंकि एक स्पर्म क्या एक सेल होता है, इसलिए अगर एनिमल सेल है तो उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर पाया जाएगा। जो स्पर्म, यदि हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो माइक्रोस्कोप से पहले हमें दिखाई देगा कि कितने चीज़ से मिलकर बना है स्पर्म। स्पर्म 4 चीज़ से मिलकर बना होता है। एक पहला हेड हो जाएगा, दूसरा नेक हो जाएगा, तीसरा मिडिल पीस हो जाएगा और चौथा टेल होता है। हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, इसके 4 पार्ट होते हैं स्पर्म के, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, क्योंकि सेल है इसलिए अगर एनिमल सेल है तो पूरे शरीर के ऊपर सेल का कवरिंग होता है, या प्लाज्मा पूरे सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होता है। स्पर्म क्या एक सेल होता है, इसलिए क्या होगा पूरे होल बॉडी, स्पर्म के पूरे होल बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होता है। और स्पर्म की जो हेड होता है उसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस इलांगेटेड और हप्लाइड होते हैं। स्पर्म के अंदर देखिए जो न्यूक्लियस इलांगेटेड और हप्लाइड सेल होगा, हप्लाइड होगा। और जो न्यूक्लियस के सबसे ऊपरी वाले हिस्से में एंटीरियर पोर्शन रीजन पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवरिंग होगा जिसे हम एक्रोसोम कहेंगे। न्यूक्लियस के एंटीरियर पोर्शन पे कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर होगा जिसे हम एक्रोसोम कहेंगे। और एक्रोसोम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम भरे होते हैं जो ओवम के फर्टिलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। और इस स्पर्म की जो मिडिल पीस में बहुत सारे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी सोर्स होगा जिससे स्पर्म स्विम करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे स्पर्म अपने टेल की मदद से मूवमेंट करता है। और जब स्पर्म मूवमेंट होगा तभी फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म की मोटिलिटी भी बहुत आसान होगा। अगर स्पर्म में मोटिलिटी नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक यही है कि स्पर्म में मोटिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर क्वाइटस जो वर्ड लिखा है, क्वाइटस मीन्स सेक्स या इंटरकोर्स या शारीरिक संबंध। जब एक बार शारीरिक संबंध बनाने के दौरान मेल से जो स्पर्म इजैकुलेट करते हैं 200 से 300 मिलियन एक बार में। क्वाइटस के दौरान जब मेल एक बार में जब सीमेन को इजैकुलेट करेगा, स्पर्म को इजैकुलेट करेगा, इस जो सीमेन को इजैकुलेट करेगा उसमें स्पर्म का जो काउंट होगा 200 से 300 मिलियन होना चाहिए। उसमें से यदि 60%, यदि हम नॉर्मल फर्टिलिटी की बात करें, जिसमें से 60% जो स्पर्म होना चाहिए, 60% जो स्पर्म होना चाहिए नॉर्मल शेप और साइज होने चाहिए, और जबकि 40% ऐसे स्पर्म कम से कम हो उनको बहुत ज़्यादा ताकत होना चाहिए, बिगरस मोटिलिटी, बहुत उसमें तेज़ी से मूवमेंट होना चाहिए। अगर दोनों में परसेंटेज उल्टा हो गया तो आदमी नपुंसकता का शिकार होगा। अगर 60% बिगरस मोटिलिटी हो गया और 40% नॉर्मल शेप साइज होगा तो आदमी नपुंसक हो जाएगा। अगर अच्छा नॉर्मल कंडीशन होने के लिए 60% नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए स्पर्म का, और 40% बिगरस होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा एकदम ताकतवर होना चाहिए उसके अंदर मूव करने के लिए। अब जो स्पर्म होगा, अब यही स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज करवा दिया जाएगा, और जब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज करवा दिया जाएगा और जाके एसेसरी डक्ट में इनको भेज दिया जाएगा, जाओ मरो। अब यही जो स्पर्म होगा इसे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज करवा दिया जाएगा, और रिलीज करने के बाद इनको एसेसरी डक्ट में भेज दिया जाएगा। जब एसेसरी डक्ट में भेज दिया जाएगा, अब एपिडर्मिस, वास डिफरेंस, सेमानिक वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ ऐसे एसेंशियल मटेरियल सिक्रीशन होता है ताकि स्पर्म का मैच्योरेशन और मोटिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जितने भी ग्लैंड होते हैं जो हमने अभी बताया था, एपिडर्मिस, वास डिफरेंस, सेमानिक वेसिकल, प्रोस्टेट से कुछ ऐसे एसेंशियल सब्सटेंस का सिक्रीशन होगा जिससे स्पर्म मोटिलिटी और मैच्योरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा
आवश्यक होता है। अब जैसे सेमानियल प्लाज्मा और प्लस स्पर्म बन गया, दोनों मिला के सीमन बनता है। सीमन यदि आपको समझना, जैसे आप चाय समझिए, दूध और प्लस चीनी और चाय पत्ती सब मिला देते हैं तो हमारा चाय बन जाता है। सीमन को आप समझना है तो चाय समझिए। अब चाय कितना मीठा है तो पीने के बाद ही पता चलेगा। तो इसी प्रकार सीमन के अंदर स्पर्म काउंट कितना है वो तो क्वाइटस के दौरान ही, और जब रिजल्ट आएगा प्रेग्नेंट महिला हो रही कि नहीं रही उसी के दौरान पता चलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर सेमानियल प्लाज्मा जिसे हम दूध मान लेते हैं और स्पर्म को चीनी मान लेते हैं, जब दोनों और चाय पत्ती मान लेते हैं, दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तब जा कर के सीमन बनेगा। और यही सीमन के ऊपर डिपेंड करता है भाई कितना परसेंट उसमें नॉर्मल स्पर्म और बिगर स्पर्म कितने परसेंटेज होगा। मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड का जो फंक्शन होगा वो मेंटेन किया जाएगा टेस्टिकुलर हार्मोन्स या एंड्रोजन के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट हो चाहे ग्लैंड हो, अगर इसके फंक्शन को मेंटेन हम करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स या एंड्रोजन के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे फीमेल के बारे में। फीमेल के बारे में पढ़ने से पहले एक बार हम आपको ओजेंसिस पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे ये ब्लड वेसल्स होगा, प्राइमरी फाल्किल चेंज होगा सेकेंडरी फाल्किल में, और सेकेंडरी फाल्किल होगा और सेकेंडरी फाल्किल जाके टर्सरी फाल्किल में चेंज होगा, और टर्सरी फाल्किल में जो कैविटी होगा इसे एंट्रम कहेंगे, और यही टर्सरी फाल्किल ग्रेफिन फाल्किल में चेंज होगा, और ग्रेफिन फाल्किल का जब रप्चर होगा तो ओवम का फॉर्मेशन होगा, और जो ग्रेफिन फाल्किल का ओवुलेशन के बाद जो रेमिनेंट पार्ट होगा चेंज हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में। अब oogenesis का स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। दोनों में देखिए किस तरह डिफरेंसेज होते हैं, मेल और फीमेल में डिफरेंस भी बताएंगे हम आपको। ये दोनों में स्ट्रक्चर एक साथ डिफरेंस आपको दिखेगा। सबसे पहले आप जैसे oogonia होगा, जिससे बच्ची होगा, बच्ची किस स्टेज में, क्योंकि दोनों में अंतर क्या होता है, स्पर्म की जो फॉर्मेशन जब हम 30 साल के होते हैं, जब 13 साल का हमारा उम्र होगा तब हमारे शरीर में स्पर्म बनना स्टार्ट होगा। जबकि फीमेल के केस में जस्ट उल्टा है। फीमेल के केस में जब बच्ची मम्मी की पेट में ही होती है तभी उसके शरीर में oogonia बन जाते हैं। और यही जो oogonia होगा माइटोसिस का डिफ्रेंसिएशन होगा। ये सब फीटल लाइफ की स्टेज में बता रहा हूँ, यही oogonia होगा, इसमें माइटोसिस डिफ्रेंसिएशन होगा। अब इससे प्राइमरी ओसाइट में इनका नाम हो जाएगा। और यही जो प्राइमरी ओसाइट होगा, और प्राइमरी ओसाइट के स्टेज में बच्ची का जन्म होगा, बर्थ चाइल्डहुड, यही बच्ची का जन्म प्राइमरी ओसाइट में होगा। और यही जैसे बच्ची 12 साल की एज में आते आते यहाँ पर फर्स्ट म्यूटिक जो डिवीजन कंप्लीट ओवुलेशन के पहले होता है, ओवुलेशन के पहले ही फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, तब जाकर सेकेंडरी ओसाइट में चेंज होंगे। और यही जो प्राइमरी ओसाइट होगा जब ये डिवीजन होगा, क्योंकि इसमें म्यूसिस हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसका प्राइमरी ओसाइट का क्रोमोसोम नंबर 46 होगा। और जब ये म्यूसिस डिवीजन होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी इनका भी क्रोमोसोम 23 हो जाएगा, और सेकेंडरी ओसाइट इनका भी क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाएगा। अब यही पता नहीं कि सेकेंडरी पोलर बॉडी आगे चल के डिवीजन करेगा नहीं करेगा, अभी साइंटिस्ट को नहीं पता है इसके बारे में। अगर डिवीजन करेगा तो टोटल 3 पोलर बॉडी बनेंगे, अगर डिवाइड नहीं करेगा तो इसके बारे में भी तब 2 ही पोलर बॉडी बनेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी सेकंड पोलर बॉडी। अगर ये पोलर बॉडी डिवाइड करता है, एक पोलर बॉडी, टोटल 3 पोलर बॉडी बनते हैं। अगर ये पोलर बॉडी नहीं डिवाइड करता है तो सिर्फ 2 ही पोलर बॉडी बनेंगे, एक ए हो जाएगा, एक ए हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड पोलर बॉडी। अब यही बच्ची का देखिए प्यूबर्टी स्टेज आ गया, और प्यूबर्टी से जैसे एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ होना, जब एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ होगा तो यही सेकेंडरी जो इस ओसाइट होगा ओवम में चेंज हो जाएगा। ओवम हैप्लॉइड होते हैं, इनका क्रोमोसोम नंबर 23 होता है। दोनों में अंतर क्या होगा, मेल और फीमेल में? अंतर ये होता है कि मेल में जब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा मेल के केस में, जैसे अगर 25 स्पर्मेटोसाइट होंगे तो 100 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और फीमेल के केस में यदि 100 स्पर्मेटोसाइट होंगे तब जाके 100 ओवम का फॉर्मेशन होगा। यही सबसे बड़ा अंतर होता है। मेल केस में यदि 25 स्पर्मेटोसाइट होगा तो 100 स्पर्म बनेगा। फीमेल के केस में यदि 25
100 oocyte होगा तब जाके 100 ओवम बनेगा। यदि 25 oocyte होगा तो 25 ओवम बनेंगे। जितने oocyte, जितने प्राइमरी oocyte होगा उतने ओवम का फार्मेशन होगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अब थ्योरी की तरफ हम चलते हैं। देखिए फार्मेशन आप अगर फीमेल के केस में हम देखें, फार्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट को हम oogenesis कहते हैं। उलाला गाना फीमेल के लिए चलता है, इसलिए हमेशा याद रहता है मुझे कि फार्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट को oogenesis कहते हैं। और दोनों में खास बात स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में दोनों में ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा 13 ईयर के एज में, जबकि oogenesis देखिए किस तरह स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। और जब बच्ची माँ के पेट में होगी तो प्रत्येक फीटल ओवरी में कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल या ओगोनिया बन जाते हैं। यहाँ पर लिखा कपल ऑफ मिलियन, कपल मीन्स क्या होगा 2 मिलियन, और 2 मिलियन बराबर क्या होगा 20 लाख। 20 लाख प्रत्येक ओवरी के अंदर 20 लाख ओगोनिया या गैमीट मदर सेल बन जाते हैं। अब क्योंकि जब बच्ची जन्म होने के बाद ना तो और ओगोनिया का फार्मेशन होगा, ना तो और ओगोनिया ऐड किए जाएंगे। जो बन जाएगा तो ये बच्ची की मम्मी के पेट में ही रहेगी, उसी दौरान जितना बनना बन जाएगा, बाद में कुछ होता नहीं इनके केस में। यही सबसे बड़ा अंतर होता है। ओगोनिया डिवीजन करना स्टार्ट होगा, जो भी म्यूसिस के प्रोफेज फर्स्ट में जब इंटर करेगा इसको टेम्पोररी अरेस्ट कर दिया जाएगा इसी स्टेज में। अब इसका नाम पड़ जाएगा प्राइमरी oocyte हो जाएगा। और यही जो प्राइमरी जो oocyte होगा यही प्राइमरी oocyte होगा, और इसके ऊपर ऐसे ग्रेन्युलोसस सेल का कवर हो जाएगा। अब इसका नाम पड़ जाएगा प्राइमरी फॉलिकल हो जाएगा। अब यही जो प्रत्येक oocyte होगा इसके ऊपर ग्रेन्युलोसस सेल का कवरिंग हो जाएगा, इसे हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। और यही जो प्राइमरी फॉलिकल होगा और इसी स्टेज में बच्ची का जन्म होगा। और बच्ची का जब बच्ची का जन्म होगा और प्यूबर्टी स्टेज आते आते जो इतने ओगोनिया बने थे ज़्यादातर ओगोनिया समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो जब बच्ची जन्म से लेकर प्यूबर्टी स्टेज लड़कियों के केस में 12 साल माना लिया जाता है, 12 ईयर मान लिया जाता है। 12 साल आते आते ज़्यादातर जो प्राइमरी फॉलिकल होगा वो डीजेनरेट हो जाएगा। जब डीजेनरेट हो जाएगा मात्र प्रत्येक ओवरी के अंदर प्यूबर्टी के समय 60,000 से लेकर के 80,000 प्राइमरी फॉलिकल प्रत्येक ओवरी के अंदर बचते हैं। अब सोचो, अब यही जितनी 60,000 से 80,000 अब यही हर महीने रिलीज होगा, अब इससे ज़्यादा नहीं रिलीज होगा। अब 60,000 से 80,000 प्रत्येक ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल बचे रहेंगे। अब क्या होगा, अब यही जो प्राइमरी फॉलिकल होगा, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर ऐसे प्राइमरी फॉलिकल था, ऐसे प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर बहुत सारे ऐसे ग्रेन्युलोसस सेल का कवरिंग हो जाता है। इससे क्या होगा, एक थीका का फार्मेशन हो जाएगा, एक नया थीका बन जाएगा जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। और यही जो सेकेंडरी फॉलिकल होगा जाके टर्शरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और टर्शरी फॉलिकल के खास कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाया जाएगा जिसका नाम हम हो जाएगा एंट्रम कहेंगे। टर्शरी फॉलिकल सबसे मोस्ट डायग्नोस्टिक कैरेक्टर पूछा जाए एंट्रम का पाया जाना ही। एंट्रम क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम एंट्रम कहेंगे। और जो थीका लेयर होगा अब 2 भागों में बढ़ जाएगा, इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना। और ये जो टर्शरी फॉलिकल होगा और टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte होगा, टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte होगा ये अपने साइज में ग्रो करेगा और जो कंप्लीट करेगा फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। और म्यूसिस फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन अनइक्वल डिवीजन होता है। इससे क्या होगा, फार्मेशन हो जाएगा, लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनेगा और उसके साथ ही साथ और एक छोटी सी फर्स्ट पोलर बॉडी का फार्मेशन हो जाएगा। और जो सेकेंडरी oocyte होगा यही प्राइमरी oocyte का जो साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट जो रिच होगा वो रिटेन किए रहेगा। और जब फर्स्ट पोलर बॉडी का फार्मेशन होगा फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के दौरान, ये फर्दर डिवाइड होगा या डिजेनरेट होगा। अभी तक इसको साइंटिस्ट को अभी तक किसी को इसको बारे में पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा डिवीजन फर्स्ट पोलर बॉडी, संख्या में अभी है, साइंटिस्ट भी है। और जो टर्शरी फॉलिकल होगा, जो टर्शरी फॉलिकल होगा वो चेंज हो जाएगा मैच्योर फॉलिकल में, या दूसरा नाम हो जाएगा ग्राफेन फॉलिकल होगा। और ये जो सेकेंडरी
ओसाइट होगा। सेकेंडरी साइट के चारों तरफ एक नया मेम्ब्रेन बनने लगता है, उसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा कहते हैं। सेकेंडरी ओसाइट के एक नया मेम्ब्रेन बन जाता है जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा कहते हैं, और जोना पेलुसिडा चारों तरफ घिरे रहता है। और जो ग्रेफियन जो फॉलिकल होगा वो रप्चर होगा और इसे रिलीज कर दिया जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट होगा। और सेकेंडरी ओसाइट को इनकरेक्टली रूप में हम इसे ओवम कहते हैं, क्योंकि ओवरी से ओवम रिलीज हो रहे हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन कहेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर था। यहाँ से देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं। फिगर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चार्ट भी इंपॉर्टेंट है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हिंदी में इसे शॉर्ट फॉर्म में एमसी कहते हैं कि जितने भी फीमेल प्राइमेट होते हैं, चाहे मंकी हो, चाहे एप्स हो, चाहे ह्यूमन हो, उन सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। और जो नॉन प्राइमेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइमेट लिखा है, और जो नॉन प्राइमेट होते हैं उनमें ओस्ट्रस साइकिल चलता है। और पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है प्यूबर्टिक समय, जो प्यूबर्टिक एज होता है लड़कियों में 10 या 11 साल का होता है, जो पहली बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टिक समय, उसे हम मीनार्ची कहते हैं। जब पहली बार किसी लड़की के जब एमसी आती है उसे मीनार्ची कहते हैं। और ह्यूमन फीमेल की यदि हम बात करें, जो मेंस्ट्रुएशन का जो ड्यूरेशन होता है 28 या 29 दिन का होता है, और यही 28 और 29 दिन के बाद ये एक निश्चित समय अंतराल पे ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिपीट करता रहता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफिनीशन क्या है? कहते हैं कि वह सभी घटनाओं का क्रम जो एक मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होता है और दूसरे मेंस्ट्रुएशन के बीच में होने वाली घटनाएं को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। जैसे किसी एक लड़की को 1 फरवरी को एमसी आया, फिर इसके बाद 1 मार्च को पुनः एमसी आ गया। 1 फरवरी और 1 मार्च के बीच में जो हमें 28 दिन का गैप मिला, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये हमें 28 दिन का जो ड्यूरेशन होता है, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। कहते हैं जो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में मतलब 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मीन्स क्या होता है? ओवरी से ओवम एक रिलीज कर दिया जाता है। अब जो मेंस्ट्रुएशन के टोटल 3 फेज होते हैं। पहला हो जाएगा ब्लीडिंग फेज, दूसरा हो जाएगा फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, और चौथा हो जाएगा लूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। चलिए एक फेज के बारे में हम बताते हैं, फिर आपको डिटेल तरफ हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमने बना दिया फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ से ऐसे यूट्रस होगा, यूट्रस से फिर यहाँ पर ऐसे वजाइना होगा, ऐसे। यहाँ पर देखिए जो कलर मैं बता रहा हूँ, इसी को यूट्रस कहते हैं। यहाँ पर 3 लेयर होते हैं, यहाँ पर 3 लेयर होते हैं टोटल 3 लेयर होते हैं। जो अंडर एंडोमेट्रियम होता है, जो अंदर वाला जो जाली वाला जो पार्ट होता है, ये जो जाली वाला पार्ट होता है एक ग्लैंडुलर पार्ट होता है। यही होता है मतलब एमसी के दौरान देखिए क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 फेज है। पहला ब्लीडिंग फेज हो जाएगा, दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज, और तीसरा ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज हो जाएगा। पहले फेज में क्या होगा? पहले फेज में यही होगा कि जो यहाँ पर एंडोमेट्रियम है, ये जो जाली वाला पार्ट हमने बनाया, इतना जो पार्ट जाली वाला है, ये जो पार्ट जाली वाला है, ये क्या होता है? एंडोमेट्रियम होता है। यही एंडोमेट्रियम क्या होता है? ब्रेक डाउन होगा। एंडोमेट्रियम की जब ब्रेक डाउन होगा, ऐसे एंडोमेट्रियम छिल उठेगा, ऐसे एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा दोनों साइड। एंडोमेट्रियम जब ब्रेक डाउन होगा और यही इससे ब्लड बनेगा, और ब्लड यही वजाइना थ्रू बाहर ऐसे रिलीज हो जाता है। और जो मेंस्ट्रुएशन जो ब्लीडिंग पीरियड होता है किसी महिलाओं के लिए, क्योंकि इसमें जो ब्लड का फ्लो हो रहा है ये मात्र लास्ट 3 से 5 दिन के बीच में होता है। मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 5 दिन से ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं होना चाहिए। और इसमें क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ब्लीडिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम लेयर है, जो एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है, ये शट डाउन कर जाता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है। जैसे एंडोमेट्रियम टूटेगा, एंडोमेट्रियम टूटने से ब्लड का फॉर्मेशन होगा और ये ब्लड वजाइना थ्रू बाहर आ जाएगा। ये पहले स्टेज में होगा। अगर किसी कारणवश जैसे यहाँ पर ओवरी है, ओवरी से यहाँ पर एक ओवा रिलीज कर दिया जाएगा। जब ओवरी से ओवा फैलोपियन ट्यूब पे आ जाएगा, यदि ओवा फर्टिलाइज हो रहा है, जब मान लिया इसे वजाइना थ्रू स्पर्म आएंगे, यदि ओवा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर रहा है, तब क्या होगा? सारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। ज़्यादातर केस में यही होता है कि ओवरी से ओवा तो रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ये फर्टिलाइज नहीं होता है। ज़्यादातर एक केस में यही होता है। जब फर्टिलाइज नहीं होगा तब क्या होगा? तो ओवा 24 घंटे के बाद ओवा मरने लगता है, डेड होने लगता है। फिर इसके बाद जो एंडोमेट्रियम होता है ये टूट जाएगा।
ये तो पहला फेज हो जाएगा, उसे ब्लीडिंग फेज कहते हैं। और दूसरे फेज में क्या होगा, दूसरे फेज अब ब्लीडिंग हो चुका है, अब क्योंकि यहाँ पर एंडोमेट्रियम जो दीवारें थी अब सब गायब हो गया। अब दूसरे फेज में क्या होगा, दूसरे फेज में फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर दो साथ एक काम देखने को मिलता है। यहाँ पर जो ओवरी होता है, ओवरी के अंदर जो ओवा होता है, इसका मतलब प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल में ऐसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, फिर ग्रेफियन फॉलिकल में ऐसे कन्वर्ट होते रहते हैं, ऐसे बनते रहते हैं। ये तो मतलब फॉलिकुलर फेज के दौरान। और साथ ही साथ दो काम हमें देखने मिलता है। और यहाँ पर जो यूट्रस के अंदर जो जाली वाला पार्ट होता है, ये इंडोमेट्रियम होता है। ये इंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता रहता है प्रोलिफरेशन फेज में, यही तो होता है। जो फॉलिकुलर फेज में ये जो इंडोमेट्रियम, इसलिए फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूट्रस के अंदर जो इंडोमेट्रियम होता है, इस इंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता रहता है। दो काम होता है, पहला नंबर यहाँ पर ओवरी प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा काम ये होता है और इंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता रहता है। और इसी दौरान स्वाभाविक बात है यहाँ से तब क्या होगा, जो हमारे पिट्यूटरी हार्मोन से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलेंगे, LH और FS। और LH FS क्या करते हैं, इस जो फॉलिकुलर होता है, इस फॉलिकुलर के जो ग्रेफियन जो फॉलिकुलर होता है ओवम ओवरी के अंदर, इस फॉलिकुलर का डेवलपमेंट कराते हैं। ओवरी के अंदर फॉलिकुलर का डेवलपमेंट होगा ओवरी के अंदर। और दूसरा नंबर जो ओवरियन फॉलिकल होगा, वहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन होने लगता है। यहाँ पर ओवरियन फॉलिकल हो गए, इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन होने लगता है, और सिर्फ यही गोनाडोट्रोपिन LH और FSH करवाता है। जब पीक के जब 14 दिन आता है, 14 दिन पे क्या होता है, ऐसे ओवरी से एक ओवल्यूशन होगा, ओवरी से एक ओवा ऐसे रिलीज कर दिया जाएगा, ओवरी से एक ऐसे ओवा एक ऐसे रिलीज कर दिया जाएगा 14 दिन पे। जब ओवरी से एक ओवा ऐसे रिलीज कर दिया जाएगा 14 डेज पे, तब उसे हम कहते हैं एलियस सर्ज कहते हैं। और फिर इसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होगा, यही जो ग्रेफियन, क्योंकि जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, फिर ग्रेफियन फॉलिकल में जो बने थे, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल बना था, क्योंकि यहाँ पर ये तो ओवम आ गया और ओवरी के अंदर जिससे जो ग्रेफियन फॉलिकल था, और यही जो ग्रेफियन फॉलिकल था यहाँ से ओवरी से रिलीज होकर के ओवा यहाँ चला गया, और यहाँ पर जो ग्रेफियन फॉलिकल था, ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में चेंज होगा, और यही कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करेगा। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या करेगा, इस इंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। अगर इंडोमेट्रियम मेंटेन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। इम्प्लांटेशन जैसे कोई बच्चा होता है, ये बच्चे का इम्प्लांटेशन हो सके, मतलब इमीडिएट बच्चा क्या करता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होगा, अभी बच्चा तो खैर नहीं बना है, जो ब्लास्टोसिस्ट होगा जाके इंडोमेट्रियम के अंदर इमिडिएट कर जाता है। ये तो इम्प्लांटेशन हो सके, इंडोमेट्रियम के मेंटेन होना। और दूसरा, जब स्वाभाविक बात है जब बच्चा रुक जाएगा तो उसे प्रेगनेंसी कहते हैं, और प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है इंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन, और प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडोमेट्रियम का मेंटेन हुआ। जो प्रेगनेंसी जो अदर घटनाएँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब हम आपको स्टेप बताते हैं। मेंस्ट्रुएशन के टोटल 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन फेज, या दूसरा हो जाएगा नाम ब्लीडिंग फेज। जो दूसरा स्टेप हो जाएगा फॉलिकुलर फेज, या दूसरा नाम हो जाएगा प्रोलिफरेटिव फेज। जो थर्ड स्टेप हो जाएगा ल्यूटियल फेज हो जाएगा। पहले मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन का फ्लो होगा, मतलब ब्लड का फ्लो होगा, और लास्ट के 3 से 5 दिन के बीच, यानी जैसे 1 तारीख MCR है तो 1 से लेकर 3 दिन तक ब्लड का फ्लो कम से कम होना चाहिए, या मैक्सिमम 5 दिन से ज़्यादा ब्लड का फ्लो नहीं होना चाहिए। और मेंस्ट्रुएशन जो फ्लो हो रहा है, जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लीडिंग होने का रीज़न क्या होता है, ब्लीडिंग होने का रीज़न ये होता है कि यूट्रस के अंदर जो इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग होता है, ये ब्रेकडाउन होने की वजह से हुआ है। जब इंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होगा, इससे ब्लड का फॉर्मेशन होगा, और यही ब्लड बजाने के थ्रू बाहर आ जाएगा। अब जो मेंस्ट्रुएशन में यदि ओवम जो रिलीज हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रिलीज जो ओवम होगा वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है। अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन होगा। यदि जो रिलीज ओवम है यदि फर्टिलाइज हो रहा है, जब फर्टिलाइज हो गया, इससे क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन की सारी स्टॉप हो जाएगा। जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा तो इंडिकेट करता है, प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है, और जब महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। और किसी का एक कारण और भी हो सकता है कि महिला में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होने का दूसरा रीज़न ये होता है कि यदि महिला स्ट्रेस हो, तनाव हो, या पुअर हेल्थ, उसके शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, दुबले हों,
तनाव हो या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होने की वजह से भी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, किसी किसी महिला में ये भी देखने को मिला है। और दूसरा स्टेप हो जाएगा फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर नाम ही बताता है, इसका नाम दूसरा हो जाएगा प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज हम ओवरी के बिहाफ पे बोलते हैं और प्रोलिफरेटिव फेज यूट्रस के बिहाफ पे हम बोलते हैं। यहाँ पर फॉलिकुलर फेज में यहाँ पर दो घटनाएं एक साथ हमें देखने मिलता है। एक तो ओवरी में हमें चेंज देखने मिलेगा, दूसरा हमें यूट्रस के अंदर हमें चेंज देखने मिलता है। और ओवरी के अंदर क्या होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल होगा उस ग्रो करेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होगा, टर्सरी फॉलिकल में चेंज होगा, फिर इसके बाद मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ और भी घटनाएं होते रहते हैं। यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता है प्रोलिफरेटिव फेज में, प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता है यूट्रस के अंदर। और ये जो चेंज हमें देखने मिल रहा है ओवरी और यूट्रस के अंदर, जो भी हमें चेंज देखने मिल रहा है, ये चेंज किसकी वजह से हुआ है, पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स के लेवल चेंज होने की वजह से हमें ये सब दिखाई देता है। और जब ये सिक्रीशन गोनेडोट्रोपिन फॉलिकुलर फेज के दौरान, जब यही गोनेडोट्रोपिन LH और FSH का यदि सिक्रीशन धीरे धीरे जब बढ़ता है, तो जब बढ़ेगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स क्या करेगा, फॉलिकुलर का डेवलपमेंट भी करवाएगा और साथ ही साथ जो ग्रोइंग फॉलिकल होंगे या डेवलपिंग फॉलिकल होंगे उनके अंदर यही गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो LH सर्ज क्या होगा, LH सर्ज में ये होता है कि दोनों पीक, चाहे LH हो चाहे FS, LH और FSH के जो पीक होता है ये मिड साइकिल या 14 डेज पे धीरे धीरे इंक्रीज करता रहता है, पीक लेवल बढ़ता जाता है। और एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब मिड साइकिल के बीच में इतना ज़्यादा लेवल इन पिट्यूटरी हार्मोन्स का बढ़ जाता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कितना ज़्यादा बढ़ जाता है LH और FSH का, इससे क्या होगा, ओवुलेशन हो जाएगा। इसे हम कहते हैं LH सर्ज कहेंगे। LH सर्ज जब बहुत ज़्यादा इनका पीक लेवल बढ़ जाएगा और LH सर्ज के दौरान जो ग्रेफियन फॉलिकल होगा वो रप्चर हो जाएगा, इससे एक सेकेंडरी ओसाइट या ओवम रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। अब फिगर के माध्यम हम आपको समझाते हैं। फिगर के माध्यम से देखिए, यहाँ पर जो ओवेरियन हार्मोन्स होगा और पिट्यूटरी हार्मोन्स, दो ही हार्मोन्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है, पिट्यूटरी जो हार्मोन्स होगा और दूसरा हार्मोन्स ओवेरियन हार्मोन्स हो जाएगा। पिट्यूटरी हार्मोन्स में देखिए ये ऊपर वाला पीक LH है, नीचे वाला जो लाल वाला रेड दिखा रहा है FSH। यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता जाएगा। जब 14 ऐसे आते हैं, 14 मिड ऑफ साइकिल में देखिए LH और FSH का दोनों लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी 14 डेज पे ही ओवुलेशन हो जाता है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि जो ओवेरियन हार्मोन्स, ओवेरियन जो हार्मोन्स होते हैं, जो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं इनका लेवल भी बढ़ता जाएगा। देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है ये भी लेवल इनका बढ़ता जाता है, ये भी मिड साइकिल के बीच में इनका भी एस्ट्रोजन हार्मोन्स लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन अभी देखिए प्रोजेस्टेरॉन में कोई अभी चेंज नहीं देखने मिलता है। प्रोजेस्टेरॉन का अभी हम आपको दिखा रहे कब ऐसा चेंज हो रहा है। प्रोजेस्टेरॉन का ये सब फॉलिकुलर फेज में हो रहा है, जो भी सही स्टेप हमने सब बताया था सब फॉलिकुलर फेज में ही हमें दिखाई दे रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि थर्ड हमारा हो जाएगा ल्यूटियल फेज। और ल्यूटियल फेज के दौरान हमें चेंज देखने मिलता है। जो ग्रेफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट होता है, ग्रेफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट होता है वो जाके कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। और यही जो कार्पस ल्यूटियम होता है टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करते हैं और यही कार्पस ल्यूटियम से लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट होते हैं। और यही जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स इसलिए आवश्यक होते हैं ताकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर सके। यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं, इससे क्या होगा, मेंटेन जब रहेगा एंडोमेट्रियम, इससे दो फायदे होंगे। पहला नंबर इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन में हेल्प होगा। और दूसरा नंबर क्या होगा, जो प्रेगनेंसी की जो अदर घटनाएं होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हमें मिलेगा एंडोमेट्रियम के मेंटेन होने की वजह से। जब एंडोमेट्रियम मेंटेन होगा इम्प्लांटेशन में मदद मिलेगा और दूसरा नंबर प्रेगनेंसी की अदर घटनाएं होगा। और जो प्रेगनेंसी यदि रिलीज ओवम फर्टिलाइज हो, जब रिलीज ओवम फर्टिलाइजेशन हो गया उससे क्या होगा, प्रेगनेंसी की जो सारी इवेंट होगा तो महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी। प्रेगनेंसी के दौरान जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की सारी जो इवेंट होगा वो सब कुछ बंद हो जाएगा और कोई ब्लीडिंग नहीं होगा। जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी इसके बाद नो मेंस्ट्रुएशन, मतलब कोई ब्लीडिंग नहीं होगा इस दौरान।
यदि ज़्यादातर केस में यही होता है कि जो रिलीज ओबम होगा फर्टिलाइज नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इससे क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट होगा। जब कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा इससे क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम होगा वो टूटेगा और इससे क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन फिर स्टार्ट हो जाएगा। इससे फिर नई साइकिल का इंडिकेट कर दिया जाता है। अब हम आपको स्ट्रक्चर के माध्यम दिखाते हैं कि क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है फिगर, यहाँ पर देखिए कि जब 14 डेज पे, ये 14 डेज का साइकिल हमें दिखा रहा है। यहाँ पर हमें 14 डेज पे ओव्यूलेशन हो गया। अब ओव्यूलेशन होने के बाद इससे क्या बनेगा, जो ग्रेफियन फॉलिकल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ओवरी से जो ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल था वहाँ से ओवर रिलीज हो चुका। अब ओवर रिलीज होने के बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट होगा जाके कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यही कार्पस ल्यूटियम क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स इसलिए आवश्यक होता है ताकि एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन है। देखिए ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन ऐसे किए रहते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन ही बनाए रखते हैं यही कार्पस ल्यूटियम, जो हार्मोन्स कार्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, ताकि एंडोमेट्रियम देखिए मेंटेन ही यही किए हैं। और इसके बाद जब देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए जो रिलीज ओवा है ये फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज होने के बाद तो एंडोमेट्रियम ऐसे 9 मंथ तक मेंटेन रहेगा। यदि किसी कारणवश, ज़्यादातर यही होता है कि जो रिलीज ओबम होते हैं फर्टिलाइज नहीं होगा। जब फर्टिलाइज नहीं होगा तो यही जो कार्पस ल्यूटियम होगा डिजेनरेशन होने लगता है। अब यही कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होंगे, इससे क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल देखिए, क्योंकि जब देखिए कार्पस ल्यूटियम था यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन लेवल देखिए हाई था। जब कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट किया, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। और इसके बाद जब कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होता गया तो यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम डीजनरेशन होने की वजह से प्रोजेस्टेरोन लेवल घटता गया। जब प्रोजेस्टेरोन लेवल घटेगा तो इससे क्या होगा, एंडोमेट्रियम डीजनरेट होगा। एंडोमेट्रियम जब ये भी डिसइंटीग्रेशन होने लगा, एंडोमेट्रियम टूटने लगेंगे। जब एंडोमेट्रियम जब टूटेगा तो इससे क्या होगा, जो ब्लड बनेगा, जो ब्लड वही बनेगा वो बजाने थोड़ा बाहर हो जाएगा। इससे नेक्स्ट ब्लीडिंग फेज की स्टार्ट हो जाती है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्ट हो जाती है। यही स्टेप यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई महिला 50 साल हो जाती है, 50 साल में क्या होगा, उसका मीनोपॉज कंडीशन आ जाता है। 50 साल में क्या होगा, जो उसका रिप्रोडक्टिव फेज होगा वो सब समाप्त हो जाता है। यहाँ पर लिखा है कि मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है फीमेल केस में 50 ईयर में सीज हो जाता है, उसी कहते हैं मीनोपॉज कहते हैं। मतलब पाज मतलब फ्यूज हो गया, यहाँ पर लिखा फ्यूज मतलब अब कुल मिलाकर रिप्रोडक्टिव जो साइकिल था सब कुछ समाप्त हो गया। 50 साल में जो महिला का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, जो इसे हम कहते हैं मीनोपॉज कंडीशन कहते हैं। और जो साइकिल जो मेंस्ट्रुएशन ये इंडिकेटर करता है कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ, जब तक किसी महिला का जब एमसी आएगा तब तक उसका नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज होगा। जिस दिन एमसी का आना बंद, उसका रिप्रोडक्टिव फेज सब गायब होगा। ये कहते हैं कि मीनार्ची और मीनोपॉज के बीच में रिप्रोडक्टिव फेज आता है। यहाँ पर एक एडिशन टॉपिक ऐड कर दिया गया, मेंस्ट्रुएशन हाइजीनिक। यहाँ पर साफ सफाई के बारे में बताया गया कि मेंस्ट्रुएशन हाइजीन क्या होगा। जैसे कोई महिला होगा, जब ब्लीडिंग होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो 1 से 5 दिन तक 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग आता है, उसे ब्लीडिंग फेज कहते हैं। और ब्लीडिंग के दौरान साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हाइजीनिक एज सैनिटेशन बहुत ज़्यादा होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान या ब्लीडिंग के दौरान। सबसे महत्वपूर्ण बातें होता है कि लड़की को या औरत हो पर दिन उसको नहाना चाहिए, पर डे नहाना चाहिए, बाथ और क्लीन नहाना चाहिए, सफाई करना चाहिए रेगुलरिटी। और उसको साथ ही साथ ब्लीडिंग के दौरान सैनिटरी नैपकिन या क्लीन होममेड पैड, जिससे कपड़े बहुत महिलाएं जो बना लेती हैं वो भी मतलब क्लीन होना चाहिए। यह भी जो भी आप मार्केट से खरीद लेके आते हैं सैनिटरी नैपकिन, तो वो भी मतलब जैसे वैस्पर हुआ पैड आते हैं सब, वो भी मतलब क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से हाइजीनिक होते हैं। ये जो पैड होता है आप क्या करिए, 4 से 5 घंटों के बाद पर रिक्वायरमेंट के आधार पे आप उसको चेंज करते रहिए सैनिटरी नैपकिन को। और ये भी आपको विशेष ध्यान देना है कि नहीं जहाँ इसके बाद जब काम ख़त्म तो मतलब जहाँ पाओ तहाँ फेंक देते महिलाएं, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। जो सैनिटरी जो नैपकिन है आप उसको जब यूज करने के बाद क्या करेंगे, आप उसको पेपर से ढक देंगे। पेपर से ढकने के बाद तब उसको ले जाके डिस्पोज कर देंगे। पेपर से ढकने के बाद डिस्पोज कर देंगे। ऐसा नहीं आपको करना है जाके कहीं टॉयलेट
हो, टॉयलेट में बहुत लोग महिलाएं डाल देती हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। या मतलब कहते हैं कि ओपन एरिया में ले जाके फेंक देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी आप ओपन एरिया टॉयलेट का मतलब टॉयलेट में वैसे नहीं फेंकना है, ड्रेन पाइप आप टॉयलेट में यहाँ नहीं फेंकना है। ओपन एरिया में यदि आप फेंक रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसको सैनिटरी जो नैपकिन हो उसको पेपर से अच्छे से ढक करके तब आपको डिस्पोज करेंगे। और जब फेंक के आएंगे, फेंक के आने के बाद आप अच्छे से साबुन से हाथ धुलेंगे। जो सैनिटरी नैपकिन हो, जिसे हम पैड कहते हैं महिलाएं, उसको आप आने के धोने के बाद उसको आप फेंक दीजिए। फेंकने के बाद आप घर पर आइए और अच्छे से साबुन से हाथ धुलिए। बस यही बात। एंड इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में देखिए क्या क्या घटनाएं होती हैं। जब क्वाइटस होता है या कॉपुलेशन होता है, मतलब शारीरिक संबंध बनता है, उसी के दौरान जो मेल के पेनिस से सीमन रिलीज होता है और यही सीमन फीमेल के वजाइना के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसी को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। अब जो मोटाइल जो स्पर्म होंगे बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और जाके वजाइना से होते हुए सर्विक्स के अंदर इंटर कर जाते हैं। सर्विक्स से होते हुए फिर यूट्रस के अंदर इंटर कर जाते हैं और यूट्रस से फिर होते हुए ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पलरी रीजन पे पहुंच जाते हैं। और यही एम्पलरी रीजन है। अब उस साथ ही साथ ओवरी से जो ओवम रिलीज होगा ये भी क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब के एम्पलरी रीजन पे पहुंच जाएगा। और यही जो एम्पलरी जो रीजन होगा, इसी एम्पलरी रीजन पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। एनसीईआरटी में करेक्शन किया गया, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। एम्पलरी रीजन पे ही, अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने सिर्फ एम्पलरी रीजन का ही जिक्र किया। एम्पलरी रीजन पे फर्टिलाइजेशन ही होता है। कहते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है जब स्पर्म और ओवम दोनों एक ही साथ एम्पलरी रीजन पे जब पहुँचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। यही कारण होता है कि जितने भी कॉपुलेशन होता है ये फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी को नहीं दर्शाता है। हम आपको एक फिगर के माध्यम से बताना चाहते हैं कि देखिए कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। एम्पलरी रीजन क्या होगा, जिसे फैलोपियन ट्यूब है, ये क्या हुआ, जो हमने थ्योरी देखा इसको हम फिगर के रूप में हम ड्रा करते हैं, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर वजाइना हो जाएगा, नीचे वाला जो पोर्शन होगा, और ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा यूट्रस हो जाएगा। और यहाँ पर जो स्पर्म होगा, जैसे पेनिस से, ये पेनिस हो गया मान लीजिए, ये पेनिस से क्या होगा, स्पर्म ऐसे रिलीज कर दिया जाएगा, स्पर्म ऐसे रिलीज होगा। और यही स्पर्म आकर के ऐसे होते हुए वजाइना से होते हुए सर्विक्स में आएगा, सर्विक्स से यूट्रस होते हुए यहाँ पर आकर फैलोपियन ट्यूब पे, इतना जो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब पे आकर पहुँच जाएगा। अब जब फैलोपियन ट्यूब पे पहुँच जाएगा स्पर्म, तो देखिए क्या होगा, और यहाँ से क्या होगा, ओवरी होगा और ओवरी से एक अंडा रिलीज कर दिया जाएगा। ये भी ओवरी से एक अंडा निकलेगा, ऐसे फैलोपियन ट्यूब पे अंडा पहुँच जाएगा, जो एक पहुँच जाएगा। और यहाँ से ऐसे स्पर्म आ रहे हैं, और यहाँ से जो स्पर्म आ रहे हैं, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यही जो वाइडर जो पार्ट होगा यही एम्पलरी रीजन होगा, इसी एम्पलरी रीजन पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इस ओवम होगा और स्पर्म दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन होगा। अब यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर दिया है, हम स्ट्रक्चर आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए जो स्ट्रक्चर बारे में दिया गया है, ओवम सराउंडेड बाय द फ्यू स्पर्म, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है। जो स्ट्रक्चर है इस पर आप क्या समझ रहे हैं, इस सेकेंडरी ओसाइट को ओवम कहते हैं, और यही ओवम की चारों तरफ एक लेयर का डेवलपमेंट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा कहते हैं। और इसी जोना पेलुसिडा से जो सेकेंडरी ओसाइट या ओवम सराउंडेड होता है, और जोना पेलुसिडा की चारों तरफ क्या होगा, एक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे उस सेल का नाम हो जाएगा कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा ही, और इसके बाद जो सेकेंडरी ओसाइट या ओवम, इसके यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन होगा, इसके जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कहें, और यहाँ पर ये तो सेकेंडरी ओसाइट का सेल मेम्ब्रेन हो गया, और यहाँ पर और एक जोना पेलुसिडा का मेम्ब्रेन, और जोना पेलुसिडा सेकेंडरी ओसाइट का मेम्ब्रेन हो गया, और ये हरा वाला जो हमने बनाया है ये जोना पेलुसिडा का मेम्ब्रेन। और दोनों के बीच में जो स्पेस होगा, इसी स्पेस को हम कहेंगे पेरीविटलाइन स्पेस। देखिए सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो सेकेंडरी ओसाइट का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया और जोना पेलुसिडा का जो मेम्ब्रेन हो गया, दोनों के बीच में जो स्पेस होगा वो पेरीविटलाइन स्पेस उसे हम कहेंगे। अब
जो स्पर्म होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पर्म आएंगे और स्पर्म से क्या होगा, स्पर्म की जो एक्रोसोम होगा, एक्रोसोम से कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट होगा जो कोरोना रेडिएटर के सेल को ब्रेक कर देते हैं। और कोरोना रेडिएटर सेल जब ब्रेक कर देंगे तुरंत यही स्पर्म जोना प्लूसिडा मेम्ब्रेन के संपर्क में आएंगे और एक स्पर्म जैसे जो स्पर्म पहले जोना प्लूसिडा मेम्ब्रेन के संपर्क में आएंगे वही स्पर्म जोना प्लूसिडा मेम्ब्रेन से अंदर होते हुए भेजते हुए जाकर के ओवम के अंदर एंट्री कर जाएगा। और फिर इसके बाद जोना प्लूसिडा मेम्ब्रेन में कुछ ऐसी चेंजिंग होगा जो दूसरे जो स्पर्म होंगे, इन सब का जो दूसरे स्पर्म होंगे इनको जाने ही नहीं देंगे। ऐसे जोना प्लूसिडा मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजिंग होगा, जो अदर स्पर्म होंगे वो बाहर ही रह जाएंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि अब क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म ओवम दोनों आ गए और ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन पे फ्यूजन होगा स्पर्म और ओवम का, उसी को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के समय जो एक स्पर्म जोना प्लूसिडा के संपर्क में जैसे आता है, कांटेक्ट में जैसे आता है, और वही जोना प्लूसिडा के मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजिंग होगा जो दूसरे जो स्पर्म के एंट्री को रोक देता है। यही कारण होता है कि एक ही ओवम एक ही स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होगा है। बहुत सारे स्पर्म अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो सोचिए बहुत पॉलीस्पर्मिया कंडीशन हो जाएगा, इसलिए हमने मोनोस्पर्मिक कंडीशन होता है हम सब ह्यूमन के केस में। यही कारण होता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म एक ही ओवम को फर्टिलाइज करता है। अब यही जो स्पर्म है जाके एक के अंदर एंट्री करेगा। जब एक के अंदर एंट्री कर जाएगा, क्योंकि जोना प्लूसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भेजते हुए अब जाके एक के अंदर एंट्री कर गया। अब यही क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले, नीट में कई बार क्वेश्चन यही पूछा गया है, फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले जब स्पर्म एक के अंदर इंटर कर जाएगा और फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। जब सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा तो सेकंड मियोटिक डिवीजन अनइक्वल होता है। इससे क्या होगा, एक छोटी सी टिनी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा और दूसरा एक ओवम का फॉर्मेशन होगा। ओवम का दूसरा नाम हो जाएगा ओटिट कहते हैं, जो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगा और एक हैप्लॉइड ओवम का फॉर्मेशन होगा। अब इसके जो स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूजन होगा, फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाकर के जायगोट का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर पूछा गया है कि जायगोट में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 46 होता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, एक मम्मी का और एक पापा का, जैसे एक स्पर्म हो जाएगा फादर से आया और एक मदर से। AB23 है, हैप्लॉइड गैमीट होते हैं, AB23 हैप्लॉइड गैमीट होते हैं, दोनों 23 होते हैं। जब दोनों आपस में फ्यूजन होगा इससे जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जो जायगोट बनेगा ये 46 इसका क्रोमोसोम होता है, ये क्या जो डिप्लॉयड होता है। अब यही क्योंकि अब हमें पता नहीं चलता है जो जायगोट बनेगा, अभी पता नहीं हमें किस सेक्स का हमें डिटरमाइन कैसे करना है कि हम लड़का होगा कि लड़की होगा, मेल होगा कि या फीमेल होगा। तो सेक्स को डिटरमाइन हमें नहीं पता मेल होगा कि फीमेल। चलिए हम पढ़ते हैं कि मेल करेगा सेक्स डिटरमिनेशन कि फीमेल। तो कैसे हम जानते हैं कि जो मेल के केस में XY क्रोमोसोम पाए जाएंगे और जबकि फीमेल के केस में XX क्रोमोसोम का पैटर्न होगा। और क्योंकि जो फीमेल होगा, फीमेल जो ओवा होगा हैप्लॉइड होगा और फीमेल ओवा जो हैप्लॉइड होंगे, इसमें क्या होगा, एक ही प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा, वो भी X सेक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा फीमेल के अंदर। अब जबकि मेल के केस में जो मेल गैमीट या स्पर्म, मेल के केस में 2 प्रकार के स्पर्म होंगे। स्पर्म मेल में जो स्पर्म होगा इसमें 2 प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम होंगे, एक तो X हो सकता है या Y भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि स्पर्म देखिए हैप्लॉइड होगा और स्पर्म आइदर इसमें 2 प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे, या तो X हो सकता है या तो Y हो सकता है। हम ये कह सकते हैं 50% स्पर्म में 50% जो स्पर्म में X क्रोमोसोम होता और 50% स्पर्म में Y क्रोमोसोम होगा। 50% स्पर्म में X क्रोमोसोम होगा और 50% स्पर्म में Y क्रोमोसोम होगा। अब
हमें फ्यूजन के बारे में बताएं। फ्यूजन, अब देखिए फ्यूजन कैसे होगा, क्योंकि जो मेल का यदि एक्स क्रोमोसोम होगा, मेल का यदि एक्स क्रोमोसोम होगा और फीमेल का एक ओवम, क्योंकि ओवम हैप्लॉइड होगा, इसमें ऑलरेडी पहले से एक्स होगा, और जब एक्स एक्स दोनों आपस में फ्यूजन होगा तब जाके एक्स एक्स का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब जो एक्स एक्स जो जायगोट के अंदर होगा वो फीमेल होगी। और वही जब यदि मेल का वाई क्रोमोसोम और एक ओवम ऑलरेडी एक ही, उसमें एक ही प्रकार एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा। ओवम का एक्स क्रोमोसोम और मेल का वाई, जो स्पर्म में, मेल के स्पर्म में वाई सेक्स क्रोमोसोम होगा, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो एक्स वाई का फार्मेशन होगा। जो एक्स वाई होगा वो क्या होगा, मेल का फार्मेशन होगा, वो जो बच्चा बनेगा वो मेल होगा। यहाँ पर लिखा है कि जो जायगोट में यदि एक्स एक्स हो रहा है तो जो भी बच्चा बनेगा वो फीमेल होगा, यदि एक्स वाई बन रहा है तो मेल होगा। इसका मतलब यहाँ पर लिखा है कि जो भी बच्चा पैदा हो रहा वो मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन किसकी वजह से हो रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन सिर्फ मेल ही करता है, मेल के द्वारा ही सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। कैसे, यहाँ पर लिखा है कि ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया कि जो बेबी का जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो फादर के द्वारा होता है, मदर के द्वारा नहीं होता है। लोग गांव में ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे यहाँ लड़की पैदा हो रही है बार बार, इसमें फीमेल की कोई दोष नहीं होता है, फीमेल में कोई कमी नहीं होती है, सिर्फ कमी डिपेंड करता है मेल के ऊपर। जैसा मेल का सेक्स क्रोमोसोम आएगा उसी ऊपर डिपेंड करेगा कि मेल बच्चा होगा कि फीमेल बच्चा होगा। इसका मतलब नीट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जो सेक्स डिटरमाइन कौन करता है, मेल फीमेल, आपका आंसर हो जाएगा फादर करता है। सेक्स डिटरमाइनेशन फादर करते, मदर द्वारा नहीं होता है। अब यही, क्योंकि जो जायगोट होगा, जायगोट क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में है, अब यही जायगोट जब फैलोपियन ट्यूब से स्टमक तरफ मूव करता है, जब जायगोट स्टमक तरफ मूव करता है तब जाके इसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा। इस डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। और जब क्लीवेज, अब क्लीवेज बन गया, अब यही जायगोट जब यूट्रस तरफ मूव करेगा तो दो सेल, क्योंकि ये जायगोट एक सिंगल सेल होता है, इससे दो सेल का फॉर्मेशन होगा, दो से फिर चार होगा, चार से आठ, आठ से 16, और इसी जो डॉटर सेल को हम 16 डॉटर सेल को हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है इम्ब्रियो, जो 8 से 16 जो इम्ब्रियो होगा, जो इम्ब्रियो 8 से 16 होगा उसी इम्ब्रियो को हम कहते हैं मारुला कहते हैं। अब यही 8 से 16 ब्लास्टोमियर को हम मारुला कहते हैं, जो 8 से 16 ब्लास्टोमियर को हम क्या कहते हैं, मारुला कहेंगे। अब यही जो मारुला होगा, मारुला में लगातार डिवीजन होगा, और डिवीजन जब होगा तो चेंज हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में। अब यही जो ब्लास्टोसिस्ट होगा जाके यूट्रस तरफ मूव करेगा, जब यूट्रस तरफ मूव करेगा, अभी हम आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से और समझाते हैं क्लियरिटी, पहले इस थ्योरी बताते हैं फिर आपको स्ट्रक्चर में तरफ ले चलता हूँ। अब यही जो ब्लास्टोसिस्ट होगा, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर होगा ये 2 लेयर के रूप में अरेंज हो जाता है ब्लास्टोमियर। आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और जो इनर ग्रुप ऑफ सेल को उसे हम इनर सेल मास कहेंगे। और यही जो इनर ग्रुप ऑफ सेल होगा अटैच किससे होगा, ट्रोफोब्लास्ट अटैच होगा, जिसे हम इनर सेल मास कहेंगे। और यही जो ट्रोफोब्लास्ट होगा जाकर के अटैच हो जाएगा एंडोमेट्रियम में, अटैच कर जाएगा, और इनर जो सेल मास होगा वो जाके डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और एम्ब्रियो में, मतलब इससे बच्चा का फॉर्मेशन होगा। नीट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चा का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, तो इनर सेल मास में जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अब यही जा करके, अब इसके बाद क्या होगा, अब जो यूट्राइन सेल इतना डिवाइड करेगा बहुत तेजी से और पूरा ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगा। जब ब्लास्टोसिस्ट को यूट्राइन सेल कवर कर लेगा और ब्लास्टोसिस्ट जाके धस जाएगा या एम्बेड कर जाएगा यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, और इसी को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब जब इम्प्लांटेशन हो गया, अब जाकर के, क्योंकि अब यही जो 9 मंथ की जो, क्योंकि अब जब फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है, और इम्प्लांटेशन जब हो गया उसी को हम प्रेगनेंसी कहते हैं, या महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब इसके बाद 9 मंथ का जो गेस्टेशन पीरियड होगा वहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह होगा। तो सबसे पहले हम आपको यही बताते हैं कि जो हमने थ्योरी बताया है
चलिए हम आपको स्टेप बताते हैं कि अब हम आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, एक बार आप समझ जाएंगे ना, फिर आपको कभी भूलेगा नहीं। एक बार आप समझिए, क्या यूट्रस हो गया, यहाँ पर जो लास्ट पार्ट होगा सर्विक्स, फिर इसके बाद वजाइना हो जाएगा। लास्ट जो जाली वाला पार्ट हम बना रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जो अंदर जो लोअर लेयर होगा, इस लेयर को हम इंडोमेट्रियम कहेंगे, यूट्रस के। आज हम इसी लेयर की बात हम करेंगे, क्योंकि जो बाहर पेरीमेट्रियम हो गया, ये वाला जो बाहर लेयर होगा, फिर इसके बाद जो बीच के अंदर जो लेयर होगा वो मायोमेट्रियम हो गया, ये मायोमेट्रियम हो गया। एक साइड हम बात करते हैं, वैसे दोनों साइड होगा। और अंदर वाला जो सबसे लेयर होगा, इसे इंड्रोमेट्रियम हम कहते हैं, इंड्रोमेट्रियम कहेंगे। अब यहीं पर देखिए, क्योंकि ओवरी से जब ओवा रिलीज होगा, अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ था, ओवा हो गया, और यहाँ पर स्पर्म, अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब 8 से 16 जो ब्लास्टोमियर को हम मारुला कहेंगे, यहाँ पर जायगोट बनेगा, फिर जायगोट में डिफ्रेंसिएशन होगा, क्लीवेज होगा, 2 4 8 सेल 16, फिर इसके बाद 8 से 16 ब्लास्टोमियर को हम मारुला कहेंगे। मान लेते हैं हमारा मारुला हो गया। अब यही मारुला जाके उसमें और डिवीजन होगा, और जाके मारुला चेंज हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में। अब यही जो ब्लास्टोसिस्ट होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट हो गया। और यही ब्लास्टोसिस्ट जाके यूट्रस की तरफ ऐसे मूव करेगा, ब्लास्टोसिस्ट ऐसे यूट्रस तरफ मूव करेगा। अब देखिए, जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, क्या घटना होगा। यहाँ पर देखिए, एक साइड में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि दोनों साइड आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, स्पेस कम है। यहाँ पर देखिए, जो इंडोमेट्रियम, अब यही जो ब्लास्टोसिस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो ब्लास्टोसिस्ट के 2 लेयर होते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर होगा, वो जाके अरेंज हो जाता है 2 लेयर में। आउटर लेयर को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्टल, जो आउटर लेयर होगा, इस आउटर लेयर को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्टल, आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्टल कहते हैं। और जो इनर आउटर लेयर को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल, ठीक है। और जो इनर लेयर होगा, उसे हम कहते हैं इनर सेल मास। यहाँ पर क्या था, जो इनर सेल मास होगा, ऐसे जा करके इनर सेल मास होगा, ये क्या होगा, इनर सेल मास होगा। और यही जो इनर सेल मास होगा, ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होगा, और इनर सेल मास से जाके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, मतलब यहीं से इनर सेल मास से ही बच्चा बनेगा। और जो ट्रोफोब्लास्ट होगा, जाकर के ये इम्प्लांटेशन में मदद करता है, क्योंकि यही जो ट्रोफोब्लास्ट सेल, अब यही देखिए जो स्ट्रक्चर होगा, यही स्ट्रक्चर हम यहाँ पर उठा के रखते हैं। यदि स्ट्रक्चर यहाँ पर हो तो क्या होगा, ये सारे स्ट्रक्चर यदि यहाँ पर हो तो क्या होगा। देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर यदि यहाँ पर हम उठा के रखें, क्योंकि यही यूट्रस है। अब यही देखिए, क्योंकि अब यही जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर अब क्या करेगा, ट्रोफोब्लास्ट लेयर जैसे इंडोमेट्रियम के लेयर के संपर्क में आएगा, फिर अब यही यूट्रस की जो दीवार होगा, इतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा, इतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा, पूरा इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर को पूरा कवर कर लेगा। इतना यूट्रस की दीवार में इतना ज़्यादा डिवीजन होगा, इतना ज़्यादा डिवीजन होगा, ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट का है, ये पूरा स्ट्रक्चर ये ब्लास्टोसिस्ट है, और यही पूरा ब्लास्टोसिस्ट को पूरा कवर कर लेगा। जब ब्लास्टोसिस्ट कवर कर लेगा, और यही जब ब्लास्टोसिस्ट कवर कर ले, देखिए ट्रोफोब्लास्ट लेयर पूरी तरह से कवर कर गया है। और जो यही जो इनर सेल मास था, यहाँ के अंदर ऐसे इनर सेल मास लगे हैं, और यही इनर सेल मास से क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और इनर सेल मास में डेवलपमेंट होगा, और जाके ऐसे फिर बाद में स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर एक ऐसी कंडीशन आएगा, फिर ऐसे एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, पूरा ऐसे डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर जो मतलब अब यहाँ पर, क्योंकि जो ट्रोफोब्लास्ट पूर्ण रूप से जब अंदर एंट्री कर गया था, यूट्रस के कवर कर लिया, पूरा ब्लास्टोसिस्ट जब कवर कर ले जाएगा यूट्रस की दीवारें, तो उसे इम्प्लांटेशन कहेंगे। और इम्प्लांटेशन ही प्रेगनेंसी को दर्शाता है कि अब यही 9 मंथ का प्रेगनेंसी होगा, 9 मंथ के बाद ये बच्चा ऐसे डेवलपमेंट हो जाएगा। अब यही थ्योरी लिखा है। एक फिगर हम आपको और बताते हैं, जो एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया है दूसरे वाले पेज में। अब हम आपको यही देखिए जो फिगर दिया गया था, अब यही फिगर हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें। देखिए क्या हुआ, एक हो गया जो ओवम हो गया, और यही जो ओवम स्पर्म द्वारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए जो बी वाला फिगर है, एम्पुलर रीजन पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब यही क्या होगा, जायगोट जो बनेगा, एक सेल होता है जायगोट होगा, और इसी जायगोट का क्या होता है, क्लीवेज होगा, क्लीवेज से डिवीजन होगा, एक सेल से 2 सेल बनेगा। देखिए 2 सेल बनेगा, 2 से 4 सेल बन गया, 4 से 8 सेल बना। फिर यही देखिए 8 से जो 16 स्टेज होता है, उसी को हम मारुला कहते हैं। 8 से जो 16 ब्लास्टोमियर को हम कहते हैं मारुला कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया नीट में,
मारुला किसे कहते हैं? 8 से 16 ब्लास्टोमियर को हम कहते हैं मारुला कहते हैं। और यही जो ब्लास्टोसिस्ट, नीट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इम्प्लांटेशन किस स्टेज होता है? आपका आंसर हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे इम्प्लांटेशन होता है। और यहाँ पर देखिए, यही जो ब्लास्टोसिस्ट होगा, ब्लास्टोसिस्ट हमने यही बताया ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर हो जाएगा, और जो इनर लेयर हो जाएगा इनर सेल मास हो जाएगा। ये इनर सेल मास है, और यही इनर सेल मास से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ था। और यही ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है? ट्रोफोब्लास्ट ही इम्प्लांटेशन में मदद करता है, क्योंकि यही जाके जो यूट्राइन, जो पूरा यूट्राइन सेल में सेल डिवीजन होगा और पूरा कवर कर लेगा इसी ट्रोफोब्लास्ट को। यही देखे पूरा हमने एक एक स्टेप दिखाया था, वही जो स्ट्रक्चर हमने खुद बना के दिखाया, तो वही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है।